स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। पूरे विश्व कप में लगातार मैं आपके रूबरू आता रहा हूँ। पूरे विश्व कप में लगातार मैंने वीडियो बनाई है और पूरे मैच जो मुकाबले हुए उस पर मैंने निगाह रखी और बारीकी से बताने की कोशिश की कौन सा मुकाबला कैसा रहा, किसका पड़ा भारी रहा। इसी क्रम में आज बात करूँगा मैं फ्रांस बनाम मोरक्को के सेमीफाइनल मैच की। इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाह थी, पूरी दुनिया के फुटबॉल खिलाड़ियों की निगाह थी, पूरी दुनिया के फुटबॉल के चाहने वालों की निगाह थी, पूरी दुनिया में जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं उनकी निगाह थी। निगाह होती क्यों नहीं, एक नीचे से उठती हुई टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। एक अफ्रीकी देश की टीम जो पहली मर्तबा किसी अफ्रीकी देश ने सेमीफाइनल में कदम रखा था, यानी इस पर पूरे अफ्रीका की निगाह थी, पूरे अरब की निगाह थी, पूरे एशिया की निगाह थी, पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रशंसकों की निगाह थी। और मुकाबला जिस तरह से पूरे विश्व कप में फ्रांस ने खेला, पूरे विश्व कप में जिस तरह से मोरक्को ने खेला, जाहिर सी बात थी सभी की निगाह थी। हालांकि पूरे विश्व कप की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस एक मुकाबला हारा था, इस जो पिछले 5 मुकाबले खेले थे। वहीं पर बात करें मोरक्को कोई मुकाबला हारा नहीं था, 4 मैच उसने जीते थे। खैर ये बात थी उनके पास जो अब तक कुछ पिछले जो मुकाबले खेले थे। अब निगाह डालता हूं इस मैच पर। इससे पहले दोस्तों आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर हमारी बातचीत हमारी रिपोर्ट आप लोगों को पसंद आ रही तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आइए शुरुआत करते हैं इस मुकाबले की जो खिताबी मुकाबले की तरह कह सकते हैं। सेमीफाइनल मैच ज़रूर था लेकिन पूरी दुनिया की निगाह इस मैच पे थी और ये देखने की कोशिश करती, सभी को उत्सुकता थी कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती, कौन सी टीम है जो लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना के खिलाफ खिताबी मुकाबले में जगह बनाएगी। हालांकि मैच से पहले जैसा लोग कह रहे थे 70 बनाम 30 यानी 70% उम्मीद की जा रही थी फ्रांस खिताबी मुकाबले में जगह बनाएगा, 30% चांस बता रहे थे, उम्मीद बता रहे थे मोरक्को के लिए। मोरक्को के लिए 30% आया कहां से, ये 30% आपको समझा देता हूं। उसने जिस तरह से बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल को शिकस्त दी, उससे जो ऊर्जा उस टीम को मिली थी, इसी से माना जा रहा था, उसे 30% हावी माना था, यानी 30% उसके चांस बताए जा रहे थे खिताबी मुकाबले को जीतने के लिए। जब मैच शुरू होता है तो मोरक्को यहां पर अपने डिफेंस पे भरोसा करते हुए 5 जो उनके स्तंभ डिफेंडर हैं, जो दीवार उनके हैं, उसके साथ मुकाबले में उतरती। सामने कौन होता, काइली एम्बापे जैसे खिलाड़ी के जो फॉरवर्ड लाइन है उसका सामना होने वाला था, उस्मान डेम्बेले जैसे खिलाड़ी से उनका सामना होने वाला था, यानी सामने जबरदस्त तूफानी फॉरवर्ड खिलाड़ी थे। और इसके सामने कौन से डिफेंडिंग दीवार थी मोरक्को की। मैच शुरू होता, अभी शुरुआत होती, तीसरे ही मिनट में मुकाबला पहुंचता, यानी तीसरे और चौथे मिनट के आसपास जब मैच पहुंचता, यहां पर कुछ धीमा खेल देखने को मिलता है। यानी मोरक्को के पास गेंद जरूर होती है लेकिन आपस में एक दूसरे को पास करते हुए काफ़ी देर, यानी तकरीबन मैं समझता हूँ 40 से 50 या 55 सेकंड के आसपास सिर्फ मोरक्को के पास ही गेंद थी, वो एक दूसरे को पास दे रहे थे, यानी अपने ही गोल पोस्ट के पास आसपास गेंद को रखे हुए थे। उसके बाद कोशिश कर रहे थे कहीं से जगह बनाए और मोरक्को के खिलाड़ी किसी तरह फ्रांस के गोल पोस्ट की तरफ भागे, इसके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे थे। इसी में वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर दीवार सामने आती है, फ्रांस की डिफेंडिंग दीवार सामने आती है। उसके बाद वो एक मूव बनाती है, यहां पर फ्रांसीसी जो डिफेंडिंग लाइन है, जो उनके जो फॉरवर्ड लाइन है जो कह सकते हैं, उन्होंने एक दीवार जो बनाई डिफेंडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन पे आती, जो मिडफील्डर थे उनसे गेंद निकलती है और सीधे गोल पोस्ट के आसपास जाकर एक ऐसा गोल आता है जो गोलकीपर, जो उनके बोनो गोलकीपर जो पूरे विश्व कप में एक सबसे सफल गोलकीपर के तौर पे अब तक सामने नजर आए थे, उनको छकाती है, वो गेंद पे झपटते हैं लेकिन गेंद उनके पास से निकलते हुए गोल पोस्ट में चले जाती है। हालांकि गोल पोस्ट के पास एक डिफेंडर खड़ा हुआ था मोरक्को का, लेकिन वो भी उससे रोक नहीं पाया और गोल हो जाता। मोरक्को समझ नहीं पाता, अभी तो खेल शुरू हुआ था, अभी 5 ही मिनट हुआ था, किसी को समझ ही नहीं आया किस तरह ये गोल हो गया। उसके बाद मोरक्को अपने खेल, अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करती और एक आक्रामक फुटबॉल खेलने की कोशिश करती, लगातार हमले करते हैं फ्रांस के गोल पोस्ट पे। हालांकि अगर पहले हाफ की बात की जाए, अगर बॉल पोजीशन की बात की जाए और खेल की बात की जाए, तो यहां मोरक्को लगातार फ्रांस पे हमले करने की कोशिश करता रहा और हमला करता भी रहा लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, यानी गोल नहीं कर पाते। और इसी बीच पहला हाफ खत्म हो जाता है, यानी 45 मिनट का मैच हो जाता है। उसके बाद से जब दूसरा हाफ शुरू होता है, इस दौरान दोनों टीमों के जो मैनेजर हैं, जो कोच है, वो अपने खिलाड़ियों को पास आते हैं, बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं। और क्योंकि अगले जो सेशन यानी दूसरा जो हाफ है वो किस तरह खेलना, खासतौर से सभी की निगाहें थी मोरक्को के कोच पर, मोरक्को के खिलाड़ियों पर निगाह थी, क्योंकि मोरक्को
एक गोल से पिछड़ रहा था, क्या वापसी कर पाएगा, सबकी निगाह थी क्योंकि ये नॉकआउट का सेमीफाइनल मुकाबला था। पूरी दुनिया की निगाह थी क्या मोरक्को किस रणनीति के साथ उतरता, और जब उतरता दूसरे हाफ में तो लगातार हमले करता है, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाता क्योंकि सामने थी कौन, फ्रांस की दीवार, यानी फ्रांस की जो डिफेंडिंग लाइन थी उसे पार नहीं कर पाए। हालांकि दो ऐसे मौके मिले थे, बिल्कुल उनके निशाना भी लगाए, लेकिन वो गोलकीपर को, या यूं कहे कि गोल पोस्ट में गेंद को डाल नहीं पाए, गोलकीपर को भेद नहीं पाए और ये डिफेंडिंग लाइन को भेद नहीं पाए, गोल पोस्ट के अंदर गेंद नहीं जा पाई। और जब 79 मिनट में मुकाबला पहुंचता, 78-79 मिनट के आसपास एक तब्दीली करती है फ्रांस की टीम, एक दूसरे खिलाड़ी को मैदान पर उतारती है। इससे पहले बता दूं, पहला जो गोल हुआ तो वो उस खिलाड़ी का नाम आपको बताता हुआ चलूं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे शाहिद आजमी ने तो बताया नहीं किसने पहला गोल किया था। ये भी आपको बताता चलूं, पहला गोल जो 5वें मिनट में किया था वो किया था थियो हर्नांडेज ने किया था, जो 5वें मिनट में फ्रांस के लिए गोल किया था। दूसरा गोल कौन सा खिलाड़ी करता, वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होता, जो अभी उसको मैदान पे आए हुए 44 सेकंड ही गुजरे थे, यानी 40 से 44 सेकंड के आसपास ही गुजरे थे, उसने गोल कर दिया। वो कौन सा खिलाड़ी, वो खिलाड़ी है रेंडल कोलो मुआनी। रेंडल कोलो मुआनी जब गेंद को लेकर गोल पोस्ट के पास जाते हैं, शानदार तरीके से गोल करते, और वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो आते हैं, जो उनके मैनेजर या कोच ने जो तब्दीली की थी, उस तब्दीली को उन्होंने सही साबित करते हुए गोल करके एक के बजाय 2-0 से फ्रांस को आगे कर दिया। यानी मोरक्को अब काफी पीछे जा रहा था, मोरक्को के खिलाड़ियों पर साफ नजर आ रहा था, दबाव नजर आ रहा था, साफ सामने उनके हार नजर आ रही थी, और कहीं ना कहीं उनके मोराल पे भी फर्क नजर आ रहा था। लेकिन लगातार उन्होंने हमला किया, हकीमी और उनके खिलाड़ियों ने जिस तरह से हमला किया, तारीफ करनी होगी, उसकी टीम ने जिस तरह प्रदर्शन किया उसकी भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि हार और जीत तो एक खेल का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से मोरक्को ने प्रदर्शन किया, पूरी दुनिया में आज कोई उसका आलोचक नहीं, आलोचना करने वाला कोई नहीं, सभी उसकी तारीफ करने और तारीफ करने लग उसने खेल खेला भी है। इस मुकाबले की कुछ और बात करूं उससे पहले बता दूं, जिस तरह से फ्रांस निर्भर थी काइलिन एम्बापे पे, काइलिन एम्बापे ने जरूर 5 गोल इस मुकाबले में किया। यानी फीफा विश्व कप में जो अब तक उन्होंने 5, इस साल 2022 के विश्व कप में जो उन्होंने अब तक जो 5 यानी 6 मुकाबले खेले उसमें 5 गोल जरूर किए, लेकिन यहाँ काइलिन एम्बापे गोल नहीं करते, प्रदर्शन शानदार जरूर करते, असिस्ट शानदार उनका देखने को मिलता है, लेकिन गोल किसने किया, गोल किया उन्होंने लियोनेल हर्नांडेज ने गोल किया, रेंडल कोलो मुआनी ने गोल किया, ये 2 खिलाड़ी गोल करने वाले। लेकिन फ्रांस की एक जो डिफेंडिंग लाइन है, फ्रांस की जो फॉरवर्ड लाइन है, वो उनके सामने मोरक्को के जो खिलाड़ी वो कुछ फीके जरूर इस मुकाबले में नजर आए। हालांकि अपने खेल से जरूर दिल जीता, लेकिन अगर सामने काइलिन एम्बापे जैसा खिलाड़ी हो, ओलिवर जिरूड जैसा खिलाड़ी हो, एंटोनी ग्रिजमैन, ओस्मान डेम्बेले, इस जैसे स्टार खिलाड़ी हो तो टिकना आसान नहीं होता। वो भी मोरक्को जैसी टीम जो इतनी नीचे से ऊपर उठी थी, लेकिन उसने इस ओस्मान जैसे खिलाड़ी को, एम्बापे जैसे खिलाड़ी को, जिरूड जैसे खिलाड़ियों को, इन तरह के खिलाड़ियों को न सिर्फ रोका बल्कि एक शानदार प्रदर्शन किया है। यहां पर बता दूं, एक मौका आता 53वें मिनट के आसपास मैच में, वो भी बताता चलूं, जहां दिलचस्पी इस मैच में थी, जहां रोमांच चरम पर था। 53वें मिनट में 2 मरतबा यानी 2 ऐसे अवसर मिले थे बैक टू बैक, जहां पर मोरक्को गोल कर सकता था, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए, यानी गेंद को गोल पोस्ट के अंदर नहीं डाल पाए। ये एक ऐसा बारीक मौका आया था यहां पर इस मुकाबले को बराबरी करने, यानी यहां पर बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन कोई गोल यहां पर मोरक्को नहीं कर पाया। मोरक्को की बात करें तो मोरक्को ने जिस तरह आक्रामक रवैया अपनाया था इस मैच में, वो कामयाब नहीं होता है, लेकिन शानदार उसका खेल देखने को मिला था। वहीं पर बात करें जिस तरह से अब तक फ्रांस ने पिछले विश्व कप की बात करें, जिस तरह उसके पास तजर्बा है, उसने लगातार विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले खेले, विश्व कप के बड़े बड़े मुकाबले खेले, तो उसके पास एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उसके जो कोच थे उसके पास एक्सपीरियंस था, वो भी यहां देखने को मिला, काम आया। उसने जिस तरह से 1998 में, साल 2014 में, उसने साल 2018 में, 1998 और साल 2018 में विश्व कप का खिताब जीता, उसका भी प्रभाव पड़ता, असर पड़ता। ज़ैनुद्दीन ज़िदान जैसे खिलाड़ी ने 1998 में फ्रांस को खिताब जीताया था, आपको याद होगा, उस खिलाड़ी के बारे में बता रहा हूं जिसने अपने बलबूते पर 1998 का खिताब फ्रांस की झोली में डाला था। उस तरह के खिलाड़ी उस टीम में पैदा हुए, तो जाहिर सी बात कितनी एक्सपीरियंस वाली टीम है, जिसके खिलाड़ी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी लीग में खेलते हैं, जिसके खिलाड़ी यूरोपियन लीग में खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, उनके सामने मोरक्को जैसी टीम खेल रही थी, लेकिन मोरक्को ने तारीफ के लायक यानी शानदार प्रदर्शन किया था। अब
क्रोएशिया बनाम मोरक्को तीसरे स्थान के लिए मुकाबला खेला जाएगा। 17 दिसंबर को यह मैच होगा। अब देखना होगा यहां पर तीसरे स्थान का जब मुकाबला होगा वहां कौन सी टीम जीतती है। अब चलते हैं कुछ इस मुकाबले के डेटा की तरफ चलते हैं, बॉल पोजीशन की बात करते हैं। अगर हम पूरे डेटा पे नजर डालते हैं, हमने जो एनालिसिस किया, हमने देखा पढ़ा पूरे मैच में, जब बॉल पोजीशन की बात की जाए, चाहे टारगेट ऑन शॉट की बात की जाए, या बॉल पोजीशन के अलावा जो क्रॉस की बात की जाए, या यूं कहें कि जिस तरह से पासिस की बात की जाए, हर जगह मोरक्को के खिलाड़ी हावी जरूर थे। हावी क्यों नहीं हुए? जब उनके खिलाफ जब गोल हो जाता है तो लगातार ये हमला करते, लगातार वो फ्रांस पे गोल करने की कोशिश करते, कामयाब नहीं होते। लेकिन पूरे मैच में जिस तरह से खेला अशरफ हकीमी और उनके खिलाड़ियों ने, चाहे हकीम जियरच की बात करें, यासीन बोनो का नाम खासतौर से लेना चाहूंगा। यासीन बोनो वो गोलकीपर है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े गोलकीपर के सामने एक अपनी पहचान बना ली, और इसी गोलकीपर के बलबूते पर, एक मैं साफ तौर से कह सकता हूं, इसी गोलकीपर के बलबूते पर टीम यहां सेमीफाइनल तक पहुंची। यासीन बोनो उस गोलकीपर का नाम है। साथ ही ओडिन ओनहई, इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। यूसुफ एन नसारी की तारीफ करनी होगी, जिस तरह उसने पिछले मुकाबले में गोल करते हुए यहां तक टीम को लेकर आए थे। और यहीं पर अबू खलैल की बात करूं, चाहे यामिक की बात करूं, इन तमाम खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां पर जब हमने विशेषज्ञों से बात की, जो फुटबॉल के पंडित हैं उनसे हमने बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनसे हमने बात की, सब ने यही कहा मोरक्को का जो जीत का राज है उसमें उन्होंने बताया, एक तो गोलकीपर की तारीफ की उन्होंने, गोलकीपर ने शानदार और बेमिसाल प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ बताया उन्होंने एकजुट होकर टीम गेम खेला, किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं थे। जैसे कोई टीम है ज्यादातर रोनाल्डो पे डिपेंड करती है, कोई डिपेंड करती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे, जैसा हमने बताया। उसके अलावा कोई ऐसी टीम है जो डिफेंस अपने आप को कहीं ना कहीं अपने जो स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे एम्बापे की बात करें, उसको लेकर चलती है। तरह तरह की टीम है जो किसी एक स्टार खिलाड़ी के आसपास घूमती, लेकिन इन्होंने एक रणनीति, एक प्लान बनाया और पूरी टीम गेम खेली। हालांकि इन्होंने एम्बापे को जरूर गोल करने से रोका था, लेकिन उन्होंने और खिलाड़ियों को, जो फ्रांस के खिलाड़ी थे, उन्हें रोक नहीं पाया, उन्होंने गोल कर दिया। मुकाबला बेहद शानदार था। चलते चलते कंक्लूडिंग बात करूंगा, अंत में इतना ही कहूंगा, इस टीम ने, यानी मोरक्को की टीम ने अफ्रीका में, अरब देशों में फुटबॉल को और ऊर्जा दे दी है, फुटबॉल को मजीद बढ़ा दिया। यानी फुटबॉल को कह सकते हैं जहां पर कमजोर नजर आता है उनको एक ऊर्जा दी, उन्हें तवानाई दी, उन्हें ताकत दी, उन्हें उम्मीद जगा दी है, उन्हें भरोसा दिलाया कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी विश्व कप में जा सकते हैं, आप भी विश्व कप में सेमीफाइनल और फाइनल और क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकते हैं, आप भी जो राउंड रॉबिन है या लीग मुकाबले, लीग चरण से ऊपर उठ के नॉकआउट तक पहुंच सकते हैं। उसने ये उम्मीद बड़े बड़े जो और ममालिक हैं और देश उनके सामने पेश कर दिए, ये उम्मीद उनके लिए जगा दी है। और छोटे देश हैं जो फुटबॉल में कमजोर नजर आ रहे हैं, उनको भी ऊर्जा दे दी है। यहां पर तारीफ करनी होगी, बेशक तारीफ के हकदार भी मोरक्को के खिलाड़ी हैं, मोरक्को के जो फुटबॉल के चाहने वाले, मोरक्को के जो फुटबॉल के मैनेजमेंट वाले, सभी तारीफ के काबिल हैं। जिस तरह जो उन्होंने टीम बनाई और जिस तरह से टीम खेला, यहां पर पूरी तरह से मुबारकबाद के मुस्तहिक है मोरक्को के खिलाड़ी। वहीं पर फ्रांस की तारीफ करनी होगी, जिस तरह 2018 में उसने विश्व कप जीता था, 1998 में विश्व कप जीता था। अब देखना होगा 2022 के इस कतर विश्व कप में जब सामने अर्जेंटीना जैसी टीम होगी, क्या वहां पे मेसी की टीम को शिकस्त दे पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर हम एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में क्या कुछ होगा प्रोबेबिलिटी लेकर अगली वीडियो में आएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहते हुए आपसे अनुमति चाहूंगा कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आप लोगों को पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।